नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी का बचा हुआ है साथियों भाग, जो आज देखते हैं जितना भी हो जाए, ठीक है। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में इलेक्ट्रिकल का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं साथियों, उसमें 5 चीज़ें होती है ना। तो कौन सी चीज़ें होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला होता है सप्लाई स्रोत। मतलब कि आप सबको पता होगा कि जब जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है साथियों, पावर को जनरेट किया जाता है ना। बाय थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, यहाँ पे क्या होता है साथियों, पावर क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। तो एक होता है सप्लाई सोर्स, जैसे कि जनरेटर सेल, मतलब जनरेटर या सेल, ये भी क्या है भैया, पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट, इसमें सेकंड पॉइंट है कंडक्टिंग डिवाइस, ठीक है। जब पावर आपका जनरेट हो जाएगा तो उसको आप किसी के माध्यम से लेना पड़ेगा ना। तो जैसे कि ये तार हो गया, केबल हो गया, तो ये क्या होते हैं भैया, विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब कि इनमें साथियों इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से होता है ना। या फिर हम बोल सकते हैं साथियों, चालक को बोल सकते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह होता है उसको चालक बोलते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जो कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं साथियों, सुचालक होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड आ गया कंडक्टिंग डिवाइस, ठीक है। थर्ड आ जाएगा सुरक्षा डिवाइस, जैसे कि सेफ्टी फ्यूज। तो एक आपको सर्किट में मतलब कि एक फ्यूज़ लगा हुआ मिलेगा। जैसे कि साथियों, अगर कभी मतलब ज़्यादा ओवर करंट प्रवाहित हो गई तो वो क्या हो जाएगा, अपना जो फ्यूज़ है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं सुरक्षा डिवाइस। चौथी साथियों कंट्रोलिंग डिवाइस, जैसे कि स्विच इत्यादि, ये भी आपको सर्किट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पाँचवीं नंबर की साथियों उसमें देखने में कंज्यूमिंग डिवाइस, जैसे कि लैंप, हीटर, फैन। तो सर्किट में यह भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सर्किट में साथियों, मतलब इन पांचों चीज़ें अगर है तो अपना क्या होता है, जो सर्किट है साथियों वो कंप्लीट हो जाता है। आप डेस्कटॉप पे देख लीजिए, ठीक है। पहला है सप्लाई स्रोत, सेकंड है कंडक्टिंग डिवाइस, तीसरा है सुरक्षा डिवाइस, चौथा है कंट्रोलिंग डिवाइस और पांचवा साथियों कंज्यूमिंग डिवाइस, जैसे कि लैंप, हीटर, फैन इत्यादि, ठीक है। आगे देखिएगा इलेक्ट्रिक करंट का मार्ग, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो साथियों इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का मार्ग, ठीक है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं साथियों, उसमें लिखा हुआ चित्र 3.6 सप्लाई के स्रोत से एक इलेक्ट्रिक बल्ब तक करंट के बहने के रास्ते को प्रदर्शित करता है। चित्र से स्पष्ट है कि करंट डायनेमो से शुरू सप्लाई स्रोत होकर बल्ब में बहती हुई सप्लाई स्रोत में वापस आ जाती है। वह तार जिसमें से करंट डायनेमो से बल्ब तक जाती है, पॉजिटिव प्लस वायर, मेन वायर या लाइव तार कहलाता है। एसी में इसे फेज वायर कहते हैं। तो साथियों लाइव वायर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज तार कहते हैं। इसे पीएच से दर्शाया जाता है। वह तार जिसमें से करंट बल्ब में प्रवेश करके सप्लाई स्रोत तक वापस जाता है उसे नेगेटिव वायर या रिटर्न वायर कहलाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वह तार जिसमें करंट बल्ब में प्रवेश करके सप्लाई स्रोत तक वापस जाती है उसे नेगेटिव वायर या रिटर्न वायर कहलाती है, ठीक है। इसे एसी में इसे न्यूट्रल वायर कहते हैं। जो साथियों रिटर्न पाथ प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न पाथ प्रदान जो करता है उसे हम क्या कहते हैं साथियों, न्यूट्रल वायर कहते हैं एसी सप्लाई में, ठीक है। तो एसी सप्लाई में से न्यूट्रल वायर कहते हैं और शब्द यन से दर्शाते हैं। वे दो कंडक्टर जिनमें से करंट सप्लाई से ली जाती है और वापस जाती है उन्हें मेन सप्लाई कहते हैं। दो मेन तार होते हैं साथियों जिसको मेन सप्लाई वायर कहते हैं। यहाँ हमें पारंपरिक कन्वेंशनल करंट के बहाव को विचाराधीन किया है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रिक करंट हमेशा, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है साथियों, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। कन्वेंशनल करंट के विपरीत, जैसे कि इसमें जो मतलब डायग्राम आप देख पा रहे साथियों, इसमें आपको दिखा पा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट के प्रकार। तो साथियों जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक होता है ये क्लोज सर्किट, बंद परिपथ, सेकंड आएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तीसरा आ जाएगा साथियों शॉर्ट सर्किट और चौथा आ जाएगा साथियों लीकेज या अर्थ सर्किट, ठीक है। अर्थ या लीकेज सर्किट बोलते हैं, ठीक है।
तो माय डियर फ्रेंड देखिएगा, पहला इसमें दिया हुआ है बंद या क्लोज सर्किट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ये जब अपना बल्ब चालू है या फिर ट्यूबलाइट चालू है तो ये भी एक क्लोज सर्किट है, मतलब कि परिपथ अपना पूर्ण हो रहा है, इसी के कारण इसमें क्या हो रहा है, मतलब कि साथ ही बल्ब चल पा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक करंट के लोड में से होकर बहने के संपूर्ण रास्ते को बंद सर्किट कहते हैं, जैसे कि एक लैंप का जलना, प्रेस का गर्म होना इत्यादि। सेकंड आ जाएगा खुला ओपन सर्किट, यदि सप्लाई की कोई भी एक तार टूट जाए या फ्यूज जल जाए तब बल्ब में से करंट प्रवाहित नहीं होगी तो यह ओपन सर्किट कहलाएगा। तो साथियों आपका अगर फ्यूज उड़ गया है या फिर तार टूट गया है तो वह क्या हो जाएगा, अपना ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया है शॉर्ट सर्किट। तो भैया शॉर्ट सर्किट क्या होता है, अगर मेन सप्लाई को एक तार के टुकड़े द्वारा जोड़ दिया जाए तो यह शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो जो साथियों फेज और न्यूट्रल होता है उनको एक सिंपली तार के द्वारा अगर मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो उन दोनों के बीच में हम सप्लाई अगर चालू कर दे तो अपना क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। ठीक है, तो यही बताया गया है, अगर मेन सप्लाई को एक तार के टुकड़े द्वारा जोड़ दिया जाए तो यह शॉर्ट सर्किट कहलाएगा, क्योंकि इस सर्किट में करंट का मान क्लोज सर्किट की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, इसीलिए फ्यूज जल जाते हैं। क्योंकि साथियों इसमें क्या होगी, धारा क्या हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि जो शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है उसमें करंट तथा रेजिस्टेंस का मान क्या क्या होता है, तो आपको लगाना है साथियों, जो भी शॉर्ट सर्किट परिपथ होता है उसमें करंट का मान इन्फिनिटी हो जाता है तथा रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है। ठीक है, अगर देखिएगा नेक्स्ट इसमें अर्थ या लीकेज सर्किट। ठीक है, अगर मेन सप्लाई का कोई भी तार उपकरण की बॉडी को छू रहा हो तो उसे अर्थ सर्किट या लीकेज सर्किट कहते हैं। तो साथियों जैसे कि आपने देखा जो मेन सप्लाई आती है उसका अगर तार है ना, वो तार लायु है, जो लायु तार होता है साथियों, वो अगर अपनी बॉडी को मतलब जो अपने इक्विपमेंट की बॉडी को कहीं भी टच करता है तो उसका जो करंट है साथियों उस बॉडी में फैल जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट और पानी के बहाव की तुलना। तो साथियों इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पानी के बहाव की तरह ही होता है। जैसे कि साथियों आपने नदी देखा होगा, नदी में एक सा कंटिन्यू क्या होता है, अपना जल क्या होता है, बहते रहता है बहते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम जल की धारा बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार किसी कंडक्टर में हम फोर्स लगाते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उसमें क्या होता है साथियों, अपने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट का बहाव पानी के बहाव की तरह ही है। पानी से भरे दो टैंक ए और बी में पानी ए टैंक से बी टैंक की ओर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उन्हें पाइप के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, और इसके अतिरिक्त यदि टैंक बी में पानी की सतह कम नहीं होगी पानी नहीं बहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है साथियों, इसके हिसाब से यहाँ ये बता रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा पानी से भरे दो टैंकों ए और बी को पाइप द्वारा जुड़ा हुआ दिखाया गया है। पानी अधिक भरे टैंक ए से कम भरे टैंक बी की ओर बढ़ेगा। पानी टैंक ए से टैंक बी की ओर इसीलिए बहता है क्योंकि टैंक ए का दबाव या लेवल टैंक बी की अपेक्षा अधिक है। यदि हम टैंक ए से टैंक बी की ओर पानी की दर को बढ़ाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि पानी के बहाव में आने वाले घर्षण प्रतिरोध को कम करें। यह पाइप के व्यास को बढ़ाने पर किया जा सकता है। समान व्यास का छोटी लंबाई का पाइप अधिक लंबाई के पाइप की अपेक्षा कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस अवस्था में जिस ढंग से पानी बहता है वह एक इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बहने के समान होता है। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर को विचार में लाए जो कि एक धातु की तार है जिसके द्वारा करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसी प्रकार ले जाया जाता है जैसे पाइप द्वारा पानी ले जाया जाता है। कंडक्टर के सिरे ए और बी की ओर करंट बहने के लिए यह आवश्यक है कि सिरे ए का इलेक्ट्रिक प्रेशर बी की अपेक्षा अधिक हो। कंडक्टर करंट के बहाव में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करता है और ए
तथा बी के बीच का इलेक्ट्रिक प्रेशर रेजिस्टेंस के विरुद्ध करंट बहाने का कारण बनता है। बड़े व्यास का कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में कम प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जबकि कंडक्टर की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो सेम उसी प्रकार साथियों, जैसे कि किसी तार या कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पे जो पाइप है साथियों, अगर वो मोटा मतलब खोखला मतलब साथियों ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, मतलब ठीक है। और वो जितना पतला रहेगा उतना उसका रेजिस्टेंस, मतलब कि पानी कम निकलेगा वहाँ से ना, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें दिया गया इलेक्ट्रिकल परिभाषाएं, इलेक्ट्रिकल डेफिनेशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है इन सब के बारे में, इन सब की डेफिनेशन एज इलेक्ट्रिकल मैन को यह सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या कहलाता है साथियों? धारा के मार्ग में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है साथियों? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो चलिए यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, देखिएगा। कंडक्टर का वह गुण, मतलब कि देखिए कंडक्टर क्या होता है? चालक होता है ना। तो चालक का वह गुण जो इलेक्ट्रिक करंट के बहाव में रुकावट पैदा करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। तो साथियों आपको पता हो गया, ठीक है। इसके आगे देखिए, इसका चिन्ह सिंबल आर है और इसके मापने की इकाई ओम है, जिसे ओम ओमेगा द्वारा दर्शाते हैं। जिसे इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस को मापते हैं वह ओम मीटर कहलाता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से ओम को मतलब रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओम मीटर कहते हैं। अच्छे कंडक्टरों की रेजिस्टेंस कम होती है और इंसुलेटरों की रेजिस्टेंस अधिक होती है। तो माय डियर फ्रेंड, जो अपने कंडक्टर्स होते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, स्टील हो गया, या फिर जितने भी धातु ये होती है ना, तो इनका क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों? कम होता है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे सुचालक और अच्छी धातु कौन सी है जिसका प्रतिरोध एकदम नगण्य और निम्न होता है? तो वह है अपनी चांदी, ठीक है। चांदी Ag, जिसको बोलते हैं सिल्वर, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है साथियों? आपको पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो मतलब आपको मैं इसका हाँ टेम्परेचर बता देता हूँ। 960 डिग्री टेम्परेचर होता है। परमाणु क्रमांक इसका 47 होता है। तो साथियों आगे देखिएगा, नेक्स्ट इसमें आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो साथियों इसमें आगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मतलब इसमें है साथियों कंडक्टेंस। तो अभी आपने देखा रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टर का वह गुण जो करंट के बहने में सहायक होता है, कंडक्टेंस कहलाता है। मतलब कि साथियों किसी चालक परिपथ में कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों को सुगमता से प्रवाहित होने देना ही उसका कंडक्टेंस कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है साथियों? साइमन होती है। मोह इसका मतलब प्रतीक होता है, ठीक है। मोह मतलब जैसे ये क्या होता है साथियों? रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो इसकी इकाई क्या होती है? मोह होती है, ठीक है। तो कंडक्टर का वह गुण जो करंट के बहने में सहायक होता है, कंडक्टेंस कहलाता है। इसका सिंबल जी होता है। जी बराबर 1/r होता है और इसकी इकाई मोह होती है, और जो मोह द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरे शब्दों में कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का विलोमानुपाती होता है। एक अच्छे कंडक्टर की कंडक्टेंस अधिक होती है और इंसुलेटरों की कंडक्टेंस कम होती है। इस प्रकार यदि तार की रेजिस्टेंस R ओम हो तो इसकी कंडक्टेंस 1/r या फिर मोह होगी। तो साथियों आपने देखा, आगे देखिएगा नेक्स्ट इसमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है साथियों, कई बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। किसी भी रास्ते या सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर किसी बंद परिपथ में एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दर को क्या बोलते हैं साथियों? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका चिन्ह आई होता है, ठीक है, और इसकी इकाई एम्पियर है। जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा करंट नापी जाती है वह एम्पियर मीटर या अमीटर कहलाता है, जिसे हमेशा सर्किट के सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो साथियों यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अमीटर को हमेशा
किस क्रम में लगाया जाए, श्रेणी या समांतर। तो इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तथा एक और क्वेश्चन बनता है साथियों कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है साथियों, 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि जितने भी अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी भी रास्ते या सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के इसमें लिखा हुआ है वह बल जिसके कारण सर्किट में करंट बहती है, वह बल जिसके कारण परिपथ में, सर्किट में, क्लोज सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। वह बल जिसके कारण सर्किट में करंट बहती है ईएमएफ कहलाता है। इसका चिन्ह ई है और यह वी मतलब कि इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो इकाई होती है साथियों, इसको वोल्ट में मापी जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंट पीडी। अभी आपने देखा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वह बल जो किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए बल प्रदान करता है। या फिर इसमें लिखा है वह बल जिसके कारण सर्किट में करंट बहती है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, विभवांतर। यह क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या दबाव का अंतर होता है। यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो बिंदुओं के मध्य पोटेंशियल दबाव, इसमें लिखा हुआ साथियों देखिए, यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो बिंदुओं के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या दबाव का अंतर है। इसका चिन्ह V है और इसको मापने की इकाई क्या है साथियों, वोल्ट है। यह हमेशा ईएमएफ से कम होता है, यह हमेशा विद्युत वाहक बल से कम होता है। वह यंत्र जो कि पोटेंशियल डिफरेंट मापता है उसे वोल्टमीटर कहा जाता है। तो आई होप कि जो वोल्टमीटर होता है, अमीटर होता है साथियों, या आप आईटीआई में जब प्रैक्टिकल करते होगे तो इनका यूज़ भी करते होगे। तो उसमें क्वेश्चन आता है साथियों कि जो वोल्टमीटर होता है, एक एमसी होता है, एक एमआई भी होता है। ठीक है, एमसी मतलब होता है मूविंग कॉइल और एमआई मतलब होता है मूविंग आयरन। तो मैं आपको बता देना चाहूँ साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि जो एमआई होता है वो एसी एंड डीसी दोनों में वर्क करता है, और जो एमसी होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं ना, वो ओनली डीसी में वर्क करता है। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर होता है साथियों उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है हमेशा। ठीक है, समांतर क्रम में पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस, माइनस। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसका फिर क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, जिस सर्किट की वोल्टेज नापनी हो यह हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब कि समांतर क्रम में। ठीक है, आगे देखिएगा वोल्टेज का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की रेंज कहाँ कहाँ तक होती है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, किस रेंज की वोल्टेज को हमें क्या बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की रेंज में क्या क्या आता है। ठीक है, देखिए तो देखिए इसमें लिखा हुआ लो वोल्टेज, यह 250 वोल्ट से अधिक नहीं होता, अर्थात 0 से 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ मीडियम वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज होता है साथियों 250 वोल्ट से अधिक लेकिन 650 वोल्ट से कम, अर्थात 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक क्या होता है, मीडियम वोल्टेज होता है। आगे देखिएगा हाई वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक और 33,000 वोल्ट से कम जो हाई वोल्टेज होता है उसकी रेंज क्या होती है, 650 मतलब कि 650 से 33 kV मतलब कि 33,000 वोल्ट तक। और एक होता है चौथा साथी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मीन्स होता है 33,000 वोल्ट से सभी अधिक वोल्टेज श्रेणी में आते हैं। तो साथियों आप सभी ने देखा होगा जो जनरेशन होता है वह जनरली 6.6 kV या फिर 11 kV मतलब कि 11 kV पर किया जाता है जनरली इंडिया में। ठीक है, जो जनरेटिंग स्टेशन। लेकिन साथियों हम क्या करते हैं, इसको अति एक्स्ट्रा हाई उच्च वोल्टेज जो ट्रांसमिशन टावर्स रहते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो वो वही बताना चाह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की जो रेंज होती है साथियों 33 kV से ऊपर की होती है, मतलब कि 66 kV, 132 kV, 220 kV,
400 kV एंड 765 kV तक क्या करते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको स्टेप अप किया जाता है, तब बड़े बड़े टावरों के माध्यम से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट किया जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया। आगे देखिएगा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब होता है डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है साथियों, इसको डिस्ट धारा बोलते हैं। यह क्या होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही दिशा में स्ट्रेट चलती है, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है साथियों। एज इलेक्ट्रिकल होने के नाते यह आपको हमेशा याद रहना चाहिए। यह वह करंट है जो हमेशा एक दिशा में बहती है, इसे लगातार एक ही दिशा में बहने वाली यूनिडायरेक्शनल करंट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है तथा यह किस दिशा में चलती है। तो यह यूनिडायरेक्शनल दिशा मतलब एक ही दिशा में चलती है। इसे डीसी द्वारा प्रदर्शित करते इस तरह की करंट का निर्माण सेल, बैटरी, जनरेटर, डीसी रेक्टिफायर इत्यादि से किया जाता है। तो जो रेक्टिफायर्स होते हैं साथियों वो कैसे बने हुए होते हैं, वह क्या होता है साथियों, डायोड से बने हुए होते। तो डायोड का काम क्या है, ऐसी विद्युत धारा को लेना और उसको क्या करता है डीसी में परिवर्तित कर देना। तो जो हमारे जितने भी साथियों आपने देखा होगा मोबाइल चार्जर्स लगे हुए रहते हैं ना, उनमें क्या होता है डायोड्स लगे हुए रहते हैं जो क्या करते हैं अपने 230 एसी जो आती है सिंगल फेस की, उसको क्या करते हैं इस डायोड के माध्यम से उसको क्या कर देते हैं साथियों, वह डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। तथा उसमें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है जो 230 वोल्ट को साथियों 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। तो अच्छे से देखिएगा चार्जर में लिखा हुआ रहता है डीसी और एक ऐसा लाइन खींचा हुआ रहेगा, ठीक है, डीसी डायरेक्ट करंट 6 वोल्ट, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डायोड क्या करते हैं मतलब वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या करता है एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए यह बैटरी, सेल, जनरेटर, डीसी रेक्टिफायर इत्यादि से मतलब हमें क्या होता है प्राप्त होता है। इस बैटरी को चार्ज करने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कार्य इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है उससे क्या होता है बैटरी को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कार्य इत्यादि में लिया जाता है। अब आता है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो यह क्या कहलाता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों इसकी डेफिनेशन कि अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका मान और दिशा समय अनुसार बदलते रहते हैं। तो देखिए साथियों यह क्या होती है अपने साइनोसिडल वेवफॉर्म में चलती रहती है, मतलब कि हाफ सर्कल पॉजिटिव हाफ सर्कल नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया होता है साथियों, इंडिया जो भारत है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है कितनी साथियों 50 हर्ट्ज होती है। मतलब जो फ्रिक्वेंसी की इकाई होती है वो क्या होती है चक्र प्रति मिनट, मतलब कि साइकिल में होती है ना, तो हर्ट्ज में होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में चलती है, ठीक है। तो साथियों ये जो अपना बल्ब है या फिर ट्यूबलाइट है ये एक बार में 100 बार बंद चालू होता है, मतलब पॉजिटिव साइकिल में 50 बार, नेगेटिव साइकिल में 50 बार, मतलब कि 1 सेकेंड में 100 बार बंद चालू होता है। क्योंकि हमारे जो मतलब कि साथियों इंडिया की जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है चक्र प्रति मिनट, मतलब सॉरी CS मतलब कि चक्र प्रति साइकिल, ठीक है। तो देखिए साथियों वो मैं आरपीएम बोलना चाह रहा था, हाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है एक आरपीएम का फुल, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हर्ट्स में मापते हैं, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको क्या मापते हैं हर्ट्स मापते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आपने देखा, अल्टरनेटिंग करंट वह करंट है जिसका मान और दिशा, वह करंट है जिसका मान और दिशा समय अनुसार बदलती रहते हैं। यह इसी द्वारा दर्शाई जाती है। यह करंट एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़ती है और फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाती है और फिर दोबारा विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम मान की ओर बढ़ती है और फिर उसी दिशा में शून्य तक घट जाती है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा एसिडी से, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट में दिया हुआ साथियों ओम का नियम। तो साथियों यह क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। तो ओम के नियम में साथियों वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन तीनों के बीच में जो जॉर्ज साइमन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन तीनों के बीच में संबंध को स्थापित करने का बताया। कैसे संबंध स्थापित होता है कि साथियों इसमें अगर आपके 2 क्वांटिटी दी है तो आप किसी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो देखिए जॉर्ज साइमन ओम
इन्हीं के नाम पे जो रेजिस्टेंस होता है इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम होती है ना। तो ओम का नियम, ओम्स लॉ, इस नियम की स्थापना जीएस जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। यह नियम एक बंद सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में क्या दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। तो साथियों इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। आई होप साथियों इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों थैंक यू।